Hello students, welcome to our next video of Principles of Inheritance and Variation. So हम जो कि पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें हमने पहले मेंडल के जो टू इनहेरिटेंस थे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, वो हमने कवर कर लिए थे, जहाँ पर हमने तीन लॉज को डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो क्या है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो मेंडल ने जब डिस्कवरी की थी इन तीन लॉज की, तो इट वाज नियर अबाउट 1856 टू 1863। 7 साल मेंडल ने काम किया था पाइसम सेडाइवम पी प्लांट के ऊपर। लेकिन उस समय देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ डीएनए। उस समय कोई डीएनए के बारे में नहीं जानता था, ना डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास था, ना नाइट्रोजनस बेसिस, ना आरएनए, और ना ही जीन, क्रोमोसोम या टर्मिनोलॉजी उस समय पता थे। तो मेंडल ने कैसे फिर कैरेक्टर्स के कॉज को डिटरमाइन किया? तो मेंडल ने कहा था कि हमारी बॉडी में जितने भी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी अलग कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसने वो वर्ड जीन यूज़ नहीं किया था, मेंडल ने उनको कहा था फैक्टर। और मेंडल को बहुत रिकग्निशन नहीं मिला था कुछ कारणों से, वो हम देखेंगे। उसमें से एक कारण ये था कि मेंडल ने जब कहा कि फेनोटाइप्स के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो फैक्टर्स का फिजिकल प्रूफ मेंडल नहीं दे पाया था। जब साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल से पूछा, अच्छा मेंडल ये फैक्टर्स सेल में कहाँ पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, so Mendel failed to give the physical proof of these factors. Hence, other scientists did not accept the theory of Mendel. Then, later on, three different scientists, Carl Carins, Yogodi Varis and Tesher Mark, ये तीन साइंटिस्ट थे और इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग 1900 में मेंडल के काम को फिर से पढ़ा। और जब उनको समझ में आया कि मेंडल ने जो हमें दिया है, इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, and then they rediscovered the work of Mendel and presented in front of all other scientists. And then later on Mendel was called as father of genetics. तो जब सटन और बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, तो ये सटन और बोवेरी ने देखा कि मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा वही हमारे आज के जीन और क्रोमोसोम हैं। तब उन्होंने ये पोस्टुलेट्स को निकालकर ये थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट ने देखा कि देयर इज पैरेललिज्म। व्हाट मेंडल सेड अबाउट फैक्टर्स इज द एग्जैक्टली सेम व्हाट ही टॉक अबाउट जीन्स एंड क्रोमोसोम टुडे। सो लेट अस गो इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। These are two very important topics and students get very confused in it. So मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड टू जीन, हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कोई भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स में किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं किया था। मेंडल ने सिर्फ क्रॉस कराया प्लांट्स को, और वो क्रॉस करा के जो रिजल्ट्स आए उसी से उसने अजम्पशन बेस्ड अपने लॉज दिए। तो लॉज के पीछे कोई देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। लेकिन बाद में हमको देखने को मिलता है कि ये साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए, और वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से पता किया कि जो मेंडल बोल रहा था वो बहुत सही बोल रहा था। तो क्या है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो हम सभी को पता है कि ऑल द सेल्स हैव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो hardly there are few organisms in the world which have genetic material as RNA, whereas most of the organisms have DNA as their genetic material. Now this DNA in case of humans is very long, it is 2.2 meter. 2.2 मीटर का डीएनए एक छोटे से सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो सेल जिसको हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते, वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैट सेल। और उसी डीएनए के अंदर शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स, और ये डीएनए ही कंडेंस फॉर्म में कॉइल्ड होकर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर के अंदर। ये सेल के अंदर डीएनए कैसे पैकेट होता है, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन सेल is a different topic that we'll discuss in the chapter molecular basis of inheritance. But before that, आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेल है, इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मीन्स देयर आर 2 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये 4 क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। तो मियोसिस में हमारे पास 2 स्टेजेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2,
और बीच में होता है हमारा इंटरफेस। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 मीन्स पूरा मियोसिस खत्म होने के बाद हमारे पास जो डॉटर सेल्स आते हैं, उन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है हाफ। तो अगर पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 2। लेकिन ये मियोसिस की प्रोसेस के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है हमारा सेग्रीगेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 क्रोमोसोम्स, और वो 4 क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। ये 4 क्रोमोसोम में से आपको यहाँ पे 2 ये लाल क्रोमोसोम दिखाई दे रहे विच आर सेम, तो इन्हीं को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। वी कॉल देम एज होमोलॉगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे 2 क्रोमोसोम जो दिखने में एज इट इज सेम है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इज सेम, बट विथ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देयर लोकेशंस ऑफ जीन्स आर आल्सो सेम। ऐसे 2 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम एक जैसे दिख रहे हैं और बाकी के 2 क्रोमोसोम एक जैसे दिख रहे हैं। इट मीन्स देयर आर 2 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और वो क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास मेटाफेज आता है। उस मेटाफेज में ये हमारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। एनाफेज में दे मूव टुवर्ड्स द पोल एंड एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 डिफरेंट सेल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जितने भी डॉटर सेल्स बने हैं, इन डॉटर सेल्स में 4 क्रोमोसोम्स में से 2 ही गए हैं। और हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक सेल के अंदर एक जीन के 2 एलील एक साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि प्लांट हमारा टॉल हाइट का है तो उसमें 2 एलील हो सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब किसी प्लांट में कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं होमोजाइगस, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो ये इस होमोजाइगस कंडीशन में दोनों होमोलॉगस लोकेशंस पर सेम टाइप के एलील हैं, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी में दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील हैं। कैपिटल टी एक डोमिनेंट एलील है और स्मॉल टी एक रिसेसिव एलील है। अब जब हमारा होता है मियोसिस, इट मींस गैमेट का फॉर्मेशन, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कैपिटल टी एक क्रोमोसोम को कैरी करके, एक क्रोमोसोम कैपिटल टी को कैरी करके एक डॉटर न्यूक्लियाई में जाएगा, डॉटर सेल में जाएगा, और स्मॉल टी इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम और वो दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई में जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बोवेरी ने दिए थे, दे आर एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। तो यहाँ पर देखिए, पहला पोस्टुलेट जो इन्होंने दिया था वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने, क्या है? जीन्स एंड क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। जीन्स और क्रोमोसोम दोनों कैसे होते हैं? पेयर्स में आते हैं। तो हम सभी को पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर, और उस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होमोलॉगस लोकेशंस में हमारे प्रेजेंट है जीन्स और एलील्स। तो इसीलिए हमेशा के हमेशा जीन्स और क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होंगे? पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। दूसरा पोस्टुलेट, 2 एलील्स ऑफ अ जीन, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 एलील है। 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर कैन बी फाउंड इन होमोलॉगस लोकेशंस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये हम चर्चा कर रहे थे अभी कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम और उन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशंस पर 2 एलील एक ही जीन के एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड जीन पेयर्स सेपरेट, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। तो एक गैमेट में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे गैमेट में जाएगा स्मॉल टी। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का तीसरा पोस्टुलेट है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पेयर्ड स्टेट ऑफ ईच जीन एंड क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड। लेकिन ये गैमेट जो कि अभी केवल एक ही एलील को कैरी कर रहे हैं, बाद में जब होगा फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, इन केस ऑफ ह्यूमंस स्पर्म एंड एग, जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो जाइगोट के अंदर वापस से डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो अलग हुए थे वो वापस से एक साथ आ सकते हैं। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो वंस द फर्टिलाइजेशन अकर्स द डिप्लॉयड कंडीशन इज रिस्टोर्ड। तो पहले हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, मियोसिस के समय वो बन जाते हैं हैप्लॉयड।
इस मियोसिस के प्रोसेस में वन गैमेट कैरीज ओनली वन एलील ऑफ अ जीन, but after fertilization the diploid condition is restored. Again the zygote has two alleles of a same gene on homologous chromosome at homologous locations. So these are the postulates. तो यही मेंडल ने भी कहा था। तो मेंडल ने जो बातें फैक्टर के बारे में कही वही सटन और बोवेरी ने कही जीन और क्रोमोसोम के बारे में। इसीलिए देयर इज पैरेलल, देयर इज सेम कंसेप्ट फॉर द Mendel's law of inheritance as well as for the chromosomal theory of inheritance. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन बाय होम। तो बच्चों आप लोग पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई कीजिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने एक्सप्लेन किया था। तो हमने भी देखा था सटन एंड बोवेरी वर द टू साइंटिस्ट हु गेव दिस ट्रू कंसेप्ट। सो यस द आंसर इज करेक्ट। ओके द सॉल्यूशन इज सटन एंड बोवेरी एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ ये जब सटन बोवेरी ने एक्सप्लेन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, और साधारण सी भाषा में इसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो हमने देखा कई बार जो फल है वो सड़ जाते हैं, तो सड़ने के बाद उनके ऊपर वाइट कलर का फंगस ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं कई बार ईस्ट, और इसी ईस्ट को हम यूज़ करते हैं इडली के अंदर, डोसे के अंदर जो बैटर बनाने के लिए। तो अभी ये ईस्ट जब ग्रो करता है सड़े हुए फ्रूट्स के ऊपर, तो उसी ईस्ट को खाने के लिए ये फ्लाई आता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। तो ये फ्रूट फ्लाई जो है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये मेल और फीमेल। तो ये मेल और फीमेल जो है ड्रोसोफिला, दे बोथ आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग इन देयर अपीयरेंस। जो मेल ड्रोसोफिला है वो साइज में बहुत छोटा होता है और फीमेल ड्रोसोफिला थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, इसीलिए आप आसानी से मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को अलग अलग पता कर सकते हैं। साथ ही साथ फीमेल ड्रोसोफिला के पोस्टीरियर पोजीशन पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओविपोजिटर। ये ओविपोजिटर क्या है? एग्स को ले करने के लिए फीमेल ड्रोसोफिला इस स्ट्रक्चर का यूज करता है, इसलिए इसको बोला गया है ओविपोजिटर स्ट्रक्चर। साथ ही ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन एक्स और वाई क्रोमोसोम से होता है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है। इफ अ ह्यूमन बींग हैज वाई क्रोमोसोम विद एक्स क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड एज मेल, एंड इफ अ ह्यूमन बींग हैज टू एक्स क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड एज फीमेल। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर ड्रोसोफिला। साथ ही ये ड्रोसोफिला को लैबोरेटरी के अंदर ग्रो करना काफ़ी आसान है। जस्ट टू टेक कॉनिकल फ्लावर्स, उस कॉनिकल फ्लावर में थोड़ा सा स्टार्च डालिए, दैट स्टार्च इज सफिशिएंट टू ग्रो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोसोफिला। और ये ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये कॉन्ट्रास्टिंग है, तो स्टडी करना काफ़ी आसान होता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ड्रोसोफिला है ऊपर, इसका बॉडी का कलर है ब्राउन और आंखों का कलर है रेड। नीचे जो ड्रोसोफिला है उसका बॉडी का कलर है येलो और उसकी आंखों का कलर है वाइट। सो बॉडी कलर यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग है ब्राउन और येलो, आईज का कलर कॉन्ट्रास्टिंग है रेड और वाइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं और इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी करना बहुत आसान है। साथ ही ये जो ड्रोसोफिला है, इस ड्रोसोफिला के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काफ़ी कम है, देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हेंस इट इज़ ईजिली स्टडीड। तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को अपना एक्सपेरिमेंट करने का मॉडल चूज़ किया। द मॉडल ऑर्गेनिज्म चोजन बाय टी.एच. मॉर्गन इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। सो आई टोल्ड यू वेरियस रीजंस व्हाई थॉमस एंड मॉर्गन चोज ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अभी एनसीईआरटी ने आपको एक बड़े पेज पर क्रॉस दिया है, क्रॉस ए और क्रॉस बी, जहाँ पर बताया जा रहा है कैसे ड्रोसोफिला इज शोइंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो कर रहा है। अभी कोई बच्चा पूछेगा सर ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? तो जब किसी जीन का, किसी कैरेक्टर का जीन, सपोज यहाँ पर हम मान ले कि ड्रोसोफिला का बॉडी का कलर और ड्रोसोफिला का आई का कलर का जो जीन है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी कलर एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला, बोथ दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये दोनों ही जीन जो कि बॉडी कलर और आई कलर के रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों ही जीन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? ये दोनों प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर। अभी ये चूंकि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक्स क्रोमोसोम हमारा कैसा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक है हमारे पास ऑटोसोम जो कि होते हैं हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स के सोमैटिक फीचर्स के लिए,
और हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 2 है हमारे पास, एक है X और दूसरा है Y इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इफ somebody has X and X chromosome then it is called as female, if somebody has X and Y chromosome he is called as male। तो यहाँ पर जो जीन है किसके लिए, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर, आंखों के कलर के लिए और बॉडी के कलर के लिए जो जीन है ड्रोसोफिला में वो कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर, इसलिए इसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यह लिखा जाए यहाँ पर, द एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, दे कैरिड आउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1915। द एक्सपेरिमेंटल मॉडल विच दे चोज वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड दे स्टडीड सेक्स लिंक्ड जीन्स ऑन रेड आइज इन फीमेल्स एंड वाइट आइड मेल्स, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर कैसे उन्होंने क्रॉस कराया, तो मैं आपको क्रॉस ड्रॉ करके दिखाऊंगा क्या एनसीईआरटी ने बताया है, फिर हम उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो टी.एच. मॉर्गन ने जब क्रॉस कराया था ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, तो ये क्रॉस से उसको थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ पता चली। और वो क्या था शॉकिंग, उसके लिए कि जब उसने देखा कि कुछ क्रॉसेस मेंडल के रेशो को फॉलो कर रही है, लेकिन जो कुछ क्रॉसेस है वो मेंडल के रेशो को फॉलो नहीं कर रही है। तो एनसीईआरटी में जो 2 क्रॉस दी गई है, क्रॉस ए और क्रॉस बी, उसमें से क्रॉस ए मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन जो क्रॉस बी है वो मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये हमें कैसे पता चलता है, तो हमने जब देखा था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स इनहेरिटेंस फॉर 2 जीन, तो वहाँ पर F2 जनरेशन में रेशो आया था फेनोटाइपिक का 9:3:3:1। आउट ऑफ दिस 16 प्लांट्स 10 प्लांट्स ऐसे थे जो कि पेरेंट से मैच कर रहे थे। ऐसे प्लांट्स को हमने कहा था पेरेंटल टाइप। और मेंडल के F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो पेरेंट से एज इट इज मैच करते हैं, उनका परसेंटेज था 10/16, रेशो था 10/16, और परसेंटेज लगभग निकल कर आता है आपका 62.5। और अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट्स की, तो रिकॉम्बिनेंट्स इन केस ऑफ F2 जनरेशन वे 6 आउट ऑफ 16, जिनका रेशो परसेंटेज क्या आता है 37.5। अभी जब मॉर्गन ने क्रॉस कराया तो उसको कुछ क्रॉसेस में ये परसेंटेज फॉलो होते हुए नहीं दिखाई दिया। जब हमने देखा क्रॉस, हमने देखेंगे क्रॉस है, तो क्रॉस में ये परसेंटेज फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, दैट विल स्टडी नाउ। तो चलिए, कौन सा क्रॉस था जो कि मॉर्गन को मेंडल का रिजल्ट नहीं देता है, तो वो क्रॉस है हमारा क्रॉस ए। तो क्रॉस ए के अंदर 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है। कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर है आपका बॉडी कलर, दूसरा कैरेक्टर है ड्रोसोफिला का आई कलर। इन केस ऑफ बॉडी कलर जो डोमिनेंट कंडीशन है वो है ब्राउन बॉडी। ड्रोसोफिला की ब्राउन बॉडी कलर डोमिनेंट है और रेसेसिव है येलो। अगर हम क्रॉस देखें तो क्रॉस के अंदर ये ब्राउन और येलो को रिप्रेजेंट किया गया है Y+ और Y से। आई कलर के अंदर डोमिनेंट आई कलर है आपका रेड और रेसेसिव आई कलर है वाइट। ये रेड और वाइट को क्रॉस के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है W+ और W से। इसका मतलब W+ डोमिनेंट कंडीशन है, Y+ डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन Y और W ये रेसेसिव कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों ही जीन फॉर बॉडी कलर एंड जीन फॉर आई कलर, ये दोनों ही जीन जैसे हमने देखा अभी कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम। इसलिए हम इस इनहेरिटेंस को कह रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिकॉज ये सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो क्रॉस के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक सीधी डंडी खींची गई है और ये सीधी डंडी है X क्रोमोसोम, लेकिन क्रॉस में एक आड़ी डंडी है। ये जो आड़ी लाइन है, बेंटेड लाइन,
दिस इज योर वाई क्रोमोसोम। तो जिस भी ऑफ स्प्रिंग में ये बेंटेड लाइन जाएगा वो हो जाएगा आपका मेल, लेकिन जिसमें दोनों स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट होगी वो हो जाएंगे आपके फीमेल्स। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अभी क्रॉस। तो पहला हमारा एफ नॉट जनरेशन। एफ नॉट जनरेशन हमेशा होते हैं पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स होते हैं होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल में से फीमेल तो होमोजाइगस है लेकिन मेल होमोजाइगस नहीं है। एक्स और एक्स क्रोमोसोम, दीज आर होमोजाइगस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और homozygous condition, but X and Y are not homologous chromosome, hence it is not homozygous, it is heterozygous. So in case of female, it has Y and W. हमने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में कि Y और W मतलब के बॉडी का कलर हो जाएगा येलो और आंखों का कलर हो जाएगा वाइट। In case of males, there is Y plus और W plus. It means बॉडी का कलर हो जाएगा ब्राउन और आंखों का कलर हो जाएगा रेड। सो डोमिनेंट है यहाँ पर मेल और रेसेसिव है फीमेल। डोमिनेंट ऑफ स्प्रिंग कौन है, सॉरी डोमिनेंट पेरेंट कौन है, तो डोमिनेंट पेरेंट है मेल और रेसेसिव पेरेंट यहाँ पर है फीमेल। चलिए तो हम करवाते हैं अभी क्रॉस। इनके बीच में हो जाएगा क्रॉस। मेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, तो बनाएगा दो तरह के गैमेट्स। एक गैमेट में होगा एक्स क्रोमोसोम और दूसरे गैमेट में होगा वाई क्रोमोसोम। फीमेल इज होमोजाइगस, तो फीमेल केवल एक ही तरह के गैमेट्स बनाएंगे, वाई और डब्ल्यू। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स दिस पेरेंट्स विल फॉर्म। अब ये गैमेट्स होंगे फ्यूज। तो चलिए करवाते हैं क्रॉस। तो यहाँ पर बनेंगे आपके दो तरह के ऑफस्प्रिंग। पहला हो जाएगा एक्स और एक्स क्रोमोसोम, दूसरा हो जाएगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम में एक पर है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और दूसरे पर है वाई और डब्ल्यू। दूसरे कंडीशन में है वाई और डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। सो फीमेल हो जाएगा वो जहाँ पर होगा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू विद 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल हो जाएगा वाई और डब्ल्यू। ये हो जाएगा मेल और ये हो जाएगा फीमेल, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है आपका वाई क्रोमोसोम। आपसे पूछा जाए इनका बॉडी कलर और आई कलर कौन सा होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस जहाँ आएगा ये डोमिनेंट सिचुएशन है, तो बॉडी का कलर हो जाएगा ब्राउन और रेड फीमेल का, और मेल का बॉडी का कलर हो जाएगा येलो और वाइट। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। मेल पहले ब्राउन और रेड था, लेकिन यहाँ पर जो सन है वो हो गया है येलो और वाइट, और वहाँ पहले मदर येलो वाइट थे, लेकिन यहाँ पर बेटा हो गया है येलो वाइट और डॉटर हो गई है ब्राउन और रेड। सो मेल फीमेल का जो फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो F1 ऑफ स्प्रिंग्स में पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। यहाँ तक एनसीईआरटी ने बताया। अभी हम देखते हैं कि F1 जनरेशन्स के ऑफ स्प्रिंग्स में जब क्रॉस होगा तो F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो F1 जनरेशन ब्राउन रेड येलो वाइट, ब्राउन रेड इज फीमेल एंड येलो वाइट इज मेल, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो मेल और ये फीमेल का क्रॉस होगा। हम करवा रहे हैं क्रॉस फॉर विच जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन। तो ब्राउन रेड फीमेल विल प्रोड्यूस हियर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। एक गैमेट होगा Y प्लस और W प्लस और दूसरा होगा Y और W, और मेल यहाँ बनाएगा 2 तरह के गैमेट्स Y और W, और एक होगा Y। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना है आप सभी को।
यहाँ पर फीमेल भी हेट्रोजाइगस है और मेल भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन मेल केवल बनाएगा 2 तरह के गैमेट्स, फीमेल बनाएगी 4 तरह के गैमेट्स। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि फीमेल का अगर हम जीनोटाइप लिखें तो फीमेल का जीनोटाइप आएगा Y + Y W + W। इट मीन्स फीमेल इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन्स। हमारा गैमेट्स के बनने का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 की पावर 2 मतलब कि 4। तो फीमेल विल फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। उन 4 गैमेट्स में से 2 गैमेट्स ऐसे होंगे जो बनेंगे विदाउट क्रॉसिंग ओवर, लेकिन 2 गैमेट्स ऐसे होंगे जो बनेंगे विद क्रॉसिंग ओवर। सो विदाउट क्रॉसिंग ओवर बनने वाले गैमेट्स को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर के बाद कौन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो अभी हम पहले देख रहे हैं वो गैमेट्स जो बने हैं बिना क्रॉसिंग ओवर के, विदाउट क्रॉसिंग ओवर, विदाउट क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। तो हमको क्रॉस करवाना है 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। चलिए, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सो 1 and 3 these both will be X क्रोमोसोम, तो ये हो जाएगा फीमेल, Y + W + Y और W। दूसरा 1 and 4, सो Y + W + and Y क्रोमोसोम। तीसरा हो जाएगा 2 and 3, दिस विल बी Y and W, Y and W। In 4th situation 2 and 4th, Y and W and X क्रोमोसोम। अभी यहाँ पर आप देखिए, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, दिस अगेन फीमेल, दिस इज मेल। Y प्लस और W प्लस होने के कारण इनका कलर हो जाएगा ब्राउन और रेड। Y + W + अगेन ब्राउन एंड रेड। YW body color will be yellow, eye color will be white. Again YW body color will be yellow and eye color will be white. So please dear students note it down. यहाँ पर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग हमको पेरेंट के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स है ब्राउन रेड एंड येलो वाइट, और सारे के सारे ऑफस्प्रिंग किसी न किसी पेरेंट से मैच कर रहे हैं। इट मीन्स चूँकि यहाँ पर गैमेट्स के बीच बनते समय क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, हमने जो गैमेट्स का फॉर्मेशन किया वो गैमेट्स का फॉर्मेशन किया विदाउट क्रॉसिंग ओवर, इसकी वजह से सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स दे आर लाइक पेरेंट्स। सो 100% ऑफस्प्रिंग्स आर पेरेंटल टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। लेकिन अभी हम जैसे गैमेट्स बनाएंगे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, तो आपको दिखाई देगा जो ऑफस्प्रिंग्स है वो पेरेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100% ऑफस्प्रिंग किसके जैसे हैं? पेरेंटल टाइप है। अभी चलिए हम क्रॉस करवाते हैं ऐसे गैमेट्स के साथ जिनका हुआ ऐसे गैमेट्स के साथ जो कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जिनका फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, तो क्रॉसिंग ओवर में हम सभी को पता है, क्रॉसिंग ओवर में there is exchange of genetic information between 2 homologous chromosome। homologous chromosomes में genetic information का exchange होना ही कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। तो हाँ, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं आपस में? ये दोनों के दोनों होमोलॉगस हैं। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ में आते हैं, और वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में पेयरिंग होता है, उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। आफ्टर सिनेप्सिस देयर इज एक्सचेंज ऑफ
क्रोमोसोम, सम सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम गेट्स एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल कुछ चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो हमने जब गैमेट्स बनाए थे अभी पहले, वो बिना क्रॉसिंग ओवर के बने थे, लेकिन अभी हम जो गैमेट्स बनाएंगे वो इस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के बाद बनेंगे। तो फिर कौन से टाइप के गैमेट्स बनेंगे, लेट अस सी। सो we have this brown red and yellow white. So brown red is our female and yellow white is the male. ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा सर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर कैसे बनेंगे गैमेट्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो y ऊपर चला गया और y प्लस नीचे आ गया, y ऊपर चला गया और y प्लस नीचे आ गया, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया आपका। तो y और w प्लस y प्लस और w, ये आपके हो गए गैमेट्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं, ये हमने लिखा था विदाउट क्रॉसिंग ओवर, लेकिन अभी हम लिख देंगे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। ये गैमेट्स बने हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर जो गैमेट्स पहले बने थे वही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा y और w। चलिए अब क्रॉस कराते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्रॉस करा के फिर बाद में चेक कर सकते हैं आपने सही से कराया है नहीं। सो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, सिंपल फॉर्मूला है। तो 1 का 3 के साथ YW प्लस YW, 1 का 4 के साथ YW प्लस एंड Y क्रोमोसोम, 2 का 3 के साथ Y प्लस W YW और 2 का 4 के साथ Y प्लस और W। चलिए कौन मेल कौन फीमेल, ये हो जाएंगे फीमेल, ये हो जाएंगे मेल, ये हो जाएंगे फीमेल, ये जाएंगे मेल। क्यों, देखिए Y क्रोमोसोम जहाँ जहाँ जाएगा, ये आड़ी डंडी कौन सी क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम, ये आड़ी डंडी जहाँ जहाँ जाएगी वो कौन हो जाएगा, मेल। तो हमारे पास 2 मेल और 2 फीमेल। बॉडी कलर और आई कलर लिख लेते हैं हम। इनका बॉडी कलर हो जाएगा येलो, क्योंकि दोनों Y है, Y प्लस एक भी नहीं है, लेकिन चूंकि W प्लस है, आई का कलर क्या हो जाएगा, रेड। YW में अगेन बॉडी का कलर होगा येलो, लेकिन आँखों का कलर हो जाएगा रेड। Y प्लस में बॉडी का कलर हो जाएगा ब्राउन, लेकिन आँखें हो जाएगी वाइट। Y प्लस में अगेन बॉडी का कलर हो जाएगा ब्राउन, लेकिन आंखें हो जाएगी वाइट। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक भी ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स बने थे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद आपको F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट्स दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो सारे ऑफस्प्रिंग्स है, ये सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या कहलाएंगे, दिस ऑल ऑफस्प्रिंग्स जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किए, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये सब के सब रिकॉम्बिनेंट्स हैं, दे ऑल आर रिकॉम्बिनेंट्स। लेकिन एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ने बोला है कि जो पेरेंटल टाइप्स थे, तो रिकॉम्बिनेंट्स को एक्चुअल में कितना परसेंटेज बनना चाहिए था, ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट्स है। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद सारे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मेंडल, हमने जो यहाँ पे देखा था, रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज कितना आना चाहिए था, 37.5, और पेरेंटल टाइप कितने आने चाहिए, 62.5। लेकिन आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि पेरेंटल टाइप्स वहाँ पर आए थे 98.2 के आसपास, 92.3 के 98.3 के आसपास, और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो कि पेरेंट से मैच नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे कोई भी पेरेंट येलो रेड नहीं है, ब्राउन वाइट नहीं है, पेरेंट कौन है, ब्राउन रेड एंड येलो वाइट, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग कैसे हैं, पेरेंट से डिफरेंट है। सो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स और इनका परसेंटेज है 1.7 या 98.7 1.3 ऐसा कुछ परसेंट। मतलब क्या कि पूरे 100 बच्चों में से 98 बच्चे पेरेंट से मैच कर रहे हैं, केवल 1.7 ही है जो बच्चे पेरेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में इनका परसेंटेज होना चाहिए था 62.5 एंड 37.5, जो कि हमको देखने को मिल रहा है क्रॉस बी के अंदर।
ना कि क्रॉस ए के अंदर। ये क्रॉस के रिजल्ट को देखकर मॉर्गन का दिमाग चकरा गया, बोले अरे ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मॉर्गन की बत्ती चमकी, बोले कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्हें पता चला अच्छा गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि गड़बड़ ये है कि यहाँ पर बॉडी कलर और आई कलर जो जीन है, बॉडी कलर और आई कलर, इन दोनों के जो जीन हैं, देयर लोकेशन इज वेरी क्लोज ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन्स की लोकेशन कैसी है, बहुत ही क्लोज। वेरी क्लोज का मतलब क्या है, लेस डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट निकल कर आता है बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है, लिंकेज का। यहाँ पर कंसेप्ट निकल कर आता है लिंकेज कि व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज ये है कि जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए, जब दो जीन बहुत पास में आ जाते हैं, तब उनका क्रॉसिंग ओवर के समय अलग होना इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जब दो जीन्स क्रॉसिंग ओवर में अलग होंगे ही नहीं तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे ही नहीं, देयर विल बी ओनली पैरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बोलो एक गाजर दी गई आपको, उस गाजर को काटना है, लेकिन मैं उस गाजर के ऊपर इस पेन से 2 लाइन खींच दूँ और वो 2 लाइन से बीच में बहुत सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। एक गाजर के ऊपर मैंने 2 लाइन खींच दी है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर। आपको मैंने बोला चाकू उठाओ, इसे धर काटते चलो, इससे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका चाकू उन दोनों लाइंस के बीच में से कटेगा, बहुत कम, हार्डली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपका चाकू उन दोनों के बीच में से जाएगा। तो वैसे ही जब हम कहते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, ये 2 क्रोमोसोम, इसके ऊपर प्रेजेंट है कैपिटल ए, यहाँ प्रेजेंट है स्मॉल ए, कैपिटल ए के जस्ट नीचे कैपिटल बी और स्मॉल ए के जस्ट नीचे स्मॉल बी। अब यहाँ पर ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ डायग्राम ड्रॉ करने में मैंने ज़्यादा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही कम डिस्टेंस है। अगर ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, आप इनका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज जीनोटाइप ऑफ दिस सेल। अगर आपसे पूछा जाए ये सेल कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर हो जाएगी 2, आंसर आ जाएगा 4। लेकिन 4 जो गैमेट्स में से बनेंगे उसमें से ध्यान से देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों ऐसे गैमेट है जो कि बिना क्रॉसिंग ओवर के बने हैं। जस्ट सेपरेशन हुआ, ये एक गैमेट में चला गया और ये क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चला गया। लेकिन जब हम बोलेंगे कैपिटल ए और स्मॉल बी और स्मॉल या कैपिटल बी, इसका मतलब ये दोनों बने हैं विद क्रॉसिंग ओवर और ये दोनों बने हैं विदाउट क्रॉसिंग ओवर। तो ये गैमेट्स बनने की जो संभावना है वो बहुत कम है। तो जब लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 genes is very less, distance between 2 genes is very less, due to which, ध्यान से सुनना बच्चों, due to which there is a tendency to inherit together, एक साथ गैमेट में जाने की जो टेंडेंसी है 2 जीन्स की वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो कैपिटल ए चाहेगा मैं हमेशा कैपिटल बी के साथ रहूं और स्मॉल ए चाहेगा मैं हमेशा स्मॉल बी के साथ रहूं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, वो लिंक्ड हो चुके एक दूसरे से। कैपिटल ए नहीं चाहेगा मैं कैपिटल स्मॉल बी के साथ रहूँ और स्मॉल ए नहीं चाहेगा मैं कैपिटल बी के साथ रहूँ। तो जब हमको लिंकेज देखने को मिलता है, जब हमको ध्यान से ये जो रेशो, ये जो रिलेशनशिप से आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा होगा लिंकेज उतने आपको कम दिखाई देंगे रिकॉम्बिनेंट्स। लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज कम, लेकिन पेरेंटल टाइप का परसेंटेज ज़्यादा।
डिस्टेंस कम लिंकेज ज़्यादा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स जितना कम होगा उतना आपको क्या दिखेगा, उसमें लिंकेज दिखाई देगा, और जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर, उतना कम होगा क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है दो जीन्स के बीच में, मतलब उनके अंदर क्या है, लिंकेज, तो आपको ये रिलेशनशिप्स याद रखने हैं। जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेंट्स, उतना ज़्यादा पैरेंटल टाइप, लिंकेज ज़्यादा पैरेंटल टाइप ज़्यादा, लेकिन बाकी सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर जब मॉर्गन ने क्रॉस कराया था तो उसके क्रॉस ए के अंदर, उसके क्रॉस ए के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि दो जीन जो है बॉडी कलर और आई कलर वाले, वो दोनों जीन शो कर रहे हैं लिंकेज, इसीलिए उसको क्रॉस ए में मेंडल का रेशियो परसेंटेज दिखाई नहीं दिया 62.5 और 37.5, बल्कि उसको अपना अलग ही रेशियो दिखाई दिया 98 और 1.7 के आसपास। मतलब कि 100 में से 98 बच्चे पेरेंट्स से मैच कर रहे थे, केवल 2 बच्चे रिकॉम्बिनेंट्स थे, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए लिंकेज के कारण वहाँ पे समझ में नहीं आया उसको। यहीं से बाद में तो आपके एनसीईआरटी में इसके अलावा एक और क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस बी। उस क्रॉस बी में भी 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं? तो वहाँ पर पहला कैरेक्टर है, हाँ, आई का कलर एंड विंग साइज। तो विंग साइज में एक है मिनिएचर और एक है लार्ज, छोटा विंग और बड़ा विंग, और आई कलर हमको पता है येलो और वाइट और रेड आई। तो यहाँ पर क्रॉस बी के अंदर द पेरेंटल टाइप 67.5 आ रहे हैं, और वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स आपको लगभग 32 या 37.5, ये जो भी रेशियो है वो आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये 62.5 एंड 37.5, 62.5 एंड 37.5। ठीक है बच्चों, तो ये पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स हमको आना चाहिए था, लेकिन वो क्रॉस ए में नहीं मिला। क्या कारण है? बिकॉज ऑफ लिंकेज ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स इनहेरिटेंस लिंकेज शो कर रहा है। बाद में ये मेंडल, ये टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। तो ये अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट वाज अ स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन। ये अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या बोला कि 2 जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करना बहुत आसान है। कैसे? बाय नोइंग देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। तो कोई बोलेगा अच्छा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करना है? तो बहुत आसान है, फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपका कि टोटल बच्चों में से कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं, नीचे डिवाइड कर दीजिए आप टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल अगर आया है 37.5 उदाहरण के तौर पे, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, 37.5 में से 37.5 में परसेंटेज का सिंबल हटा के लिख देना है सेंटीमॉर्गन। आपको लिख देना है क्या? सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन इज अ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। जैसे हम सेंटीमीटर या किलोमीटर यूज करते हैं 2 लोकेशन से डिस्टेंस पता करने के लिए, वैसे ही 2 जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है पता करने के लिए यूनिट क्या है हमारे पास? सेंटीमॉर्गन। और एक और यूनिट होता है मैप यूनिट्स। तो 37.5 परसेंटेज हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आया, उसने आपको परसेंटेज का सिंबल अपने हटा दिया और परसेंटेज का सिंबल हटा के आपने लिख दिया सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट्स। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मैक्सिमम डिस्टेंस
मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज 50 सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट्स। 50 सेंटीमॉर्गन और 50 मैप यूनिट, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर आपका सपोज आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 55 आता है या 62.5 आता है या 73 आता है, सपोज 50 से ऊपर आता है, इफ़ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी goes beyond 50, then also distance will be only 50 सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट्स। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस 50 ही रहेगा। आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भले 50 से कितना ही ऊपर आ जाए, अगर 49.9 आया आपका फ्रीक्वेंसी तो डिस्टेंस हो जाएगा 49.9, लेकिन आपका अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 50.1 तो डिस्टेंस हो जाएगा 50.1 नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शंस में कितने भी हो आपको 50 से ऊपर क्रॉस नहीं करना है। सो दिस इज द अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा दिया हुआ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिस्टेंस पता करने की टेक्निक। इसको हम बोलते हैं जीन मैपिंग, कि हम जीन्स का मैपिंग करते हैं, जेनेटिक मैपिंग और जीन मैपिंग। जीन्स का हम मैपिंग करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अच्छा, ये दो जीन्स का कितना डिस्टेंस है इस क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो दो जीन्स की रिकॉम्बिनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, उस रिकॉम्बिनेंस की फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज का सिंबल हटा दीजिए और बस यूनिट लगा दीजिए आप सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट। दिस इज हाउ यू टेक द डिस्टेंस, यू टेक आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम बढ़ें अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ओवर सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू ऑल वेरी मच।